हेलो बच्चों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज भी हम अपने पिछले डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हुए कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आपका ध्यान डालने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और प्रायः देखा गया है कि बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस में उलझ जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ कहीं न कहीं समझने में गड़बड़ हो जाती है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, रेगुलरली आपको इस तरह के छोटे-छोटे वीडियो जिसमें एक छोटे से कांसेप्ट को लेके कंसंट्रेट किया जाएगा, ऐसे वीडियो आपको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे रेगुलरली शाम 5 बजे मिलेंगे। ठीक है ना? और यदि आपके कोई कमेंट्स हैं कि आपको डेली चाहिए या क्वांटिटी या लंबे वीडियो चाहिए, क्योंकि मेरा पर्पस ये है, बहुत लंबे वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता। क्योंकि लंबे वीडियो में ये देखा गया है कि कुछ समय के बाद आप बोर हो जाओगे। तो मैंने ये सोचा छोटे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट से ज़्यादा ना हों, ताकि एक कंसेप्ट को लेकर उस पर अच्छी तरह 2-4 क्वेश्चंस उसके समझाए जाएँ और आपके पास भी सफिशिएंट टाइम हो उसे प्रैक्टिस करने का। और धीरे-धीरे एक-एक करके आप कॉन्सेप्ट्स समझते जाएँ और प्रैक्टिस करते जाएँ। और ये कुछ समय बाद आपको खुद महसूस होगा कि ये काफ़ी मददगार हैं और आपको इससे काफ़ी हेल्प मिल रही है। ठीक है ना? चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है, ऑन सेलिंग ए टी सेट एट 5% लॉस, मीन्स हानि। एक टी शर्ट को 5% हानि पर बेचा गया है। एंड ए लेमन सेट at 15% gain. The crockery seller gains ₹7। ठीक है, यहाँ क्या है? यहाँ पर एक टी सेट को 5% हानि पर और साथ साथ एक लेमन सेट को 15% के लाभ पर बेचकर हमें ₹7 का लाभ प्राप्त हुआ है। गेन मतलब लाभ। अब आगे कहता है, इफ ही sells the tea set at 5% gain अर्थात लाभ and lemon set at 10% gain। अब इस बार उसने दोनों की दोनों चीजों को प्रॉफिट पे बेचा है। गेन, ही gained ₹13। find the actual price। मतलब क्वेश्चन सीधा है, एप्लीकेशन बेस्ड है और रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली एक सिचुएशन भी है। ठीक है ना? अब आइए देखते हैं इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, राइट? लेट द कॉस्ट ऑफ टी सेट इज एक्स। क्रय मूल्य, कॉस्ट का मतलब होता है क्रय मूल्य। टी सेट का क्रय मूल्य ₹x है और लेमन सेट का ₹y है। यही हमें निकालना है, फाइंड द एक्चुअल प्राइस। तो एक्चुअल प्राइस का मतलब है शुरुआती उसकी क्रय मूल्य, उसकी कितनी लागत लगी है, उसी पर उसका लाभ व हानि हम डिसाइड करेंगे। ठीक है ना? अब वो पहली सिचुएशन में टी सेट पर उसने 5% की हानि बर्दाश्त की है। हे गॉट 5% लॉस। ठीक है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, एक्स में घाटा हुआ है, ये माइनस कितना? एक्स का 5%, तो 5/100 ऑफ एक्स। तो ये
इतने में बिका। देखिए ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वेशन बनाना ही थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो टी सेट जो उसने x रुपए का खरीदा था, उसे वो x माइनस 5/100 x में बेचना पड़ा, ठीक है। और सेलिंग प्राइस लेमन सेट का जो उसने y में खरीदा था, इस पर उसे 15% का लाभ हुआ है, प्लस 15/100x, प्लस इसलिए क्योंकि लाभ हुआ है, तो ये उसने इतने में बेचा, ठीक है ना। अब इस पूरी प्रक्रिया से उसे 7 रुपीज़ का फायदा हुआ। मतलब ये है x माइनस 5/100 x प्लस y प्लस 15/100 x में से ये उसका टोटल अमाउंट है जो उसे बेच के मिला, और जो उसने लगाया था वो था x प्लस वाई। तो इसमें से हम x प्लस वाई माइनस कर देंगे। ये उसको बेचने के बाद ये राशि प्राप्त हुई है। ये राशि उसकी लागत राशि थी। दिस वाज द कॉस्ट, राइट, एंड दिस इज द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में से मैंने कॉस्ट प्राइस घटा दिया, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने के बाद 7 रुपए मिले हैं उसे, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला समीकरण बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखिए बहुत व्यवहारिक और प्रैक्टिकल हैं। इन्हें एक बार आप समझ जाओगे तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे आप चुटकियों में कर पाओगे। इसका स्वरूप आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ, और जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें, ठीक है ना। और अपने मित्रों में जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके शेयर करें। ये इस तरह के वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार ठीक शाम 5 बजे मिल जाया करेंगे, ठीक है ना। और अपनी पढ़ाई के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है रेगुलरिटी एंड सिंसियरिटी। आप नियमित रूप से यदि ये छोटे छोटे वीडियो भी देखोगे तो उस समय के बाद आपको लगेगा कि बहुत अच्छे से ये आपके लिए मददगार हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, इसे हम सॉल्व कर लें। यदि मैं ब्रैकेट से हटाऊंगा तो ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, जब एक बार समझ में आ जाएगा तो सिर्फ हम प्रॉफिट के पोर्शन को ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या है, ये सॉरी यहाँ पर ये x नहीं होगा, ये y का है। आई एम सॉरी, ये लिखने में गलती हो गई, क्योंकि ये लेमन का सेट है। y प्लस 15/100% ऑफ वाई, लेमन के सेट के दाम का होगा ना। तो ठीक है, ये चीज़ें आपको भी ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या आएगा, ये आया आपके पास माइनस 5/100x प्लस 15/100 y इक्वल्स टू 7, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसे और सिंपल कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी इसे नहीं करूँगा, ठीक है ना। और वैसे आप चाहो तो कर सकते हो, देयर इज नथिंग हार्म इन सिंप्लीफाइंग इट फर्दर। 5 से हम इसे काट लें, 5 1 ज़ा 5 और ये है 20, 5 3 ज़ा एंड 20, 20 एलसीएम हो जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 20 को मैं इधर ले जाता हूँ, 7 2 ज़ा 140, राइट। और x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 140। आप जैसे चाहें लिख लें, यहाँ से भी आप इतना टाइम बचाएं और दूसरी इक्वेशन पर लग जाएं, जो दूसरी सिचुएशन दी है। अब दूसरी स्थिति में उसने क्या कहा है, दूसरी स्थिति में वो कह रहा है इफ ही सेल्स द टी सेट एट 5% प्रॉफिट। मतलब अगेन देखिए, मैं पूरी वर्किंग के साथ कर रहा हूं ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि एग्जामिनेशन में आपको किस प्रारूप में अपने प्रश्न को प्रस्तुत करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात से भी इंप्रेशन बनता है और आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगेन जो टी सेट है एक्स, इसमें इस बार प्रॉफिट हुआ है, प्लस लगाऊंगा और कितना हुआ है 5%, 5/100 ऑफ एक्स। ये ध्यान रखना, पिछली बार जैसे मैंने वाई की जगह एक्स लिख दिया था ऐसा ना हो। प्लस लेमन सेट में आपको इस बार 10% का फायदा हुआ है ऑफ वाई, और ये आपके क्रय मूल्य जो है
इसमें से माइनस करने के बाद आपके पास 13 रुपए का फायदा निकल कर आया है। होप आई एम वेरी क्लियर एंड सिंपल। तो अब आप इसको देखिए, सिंप्लीफाई करेंगे, x से x गया, y से y कैंसिल हो गया। आपके इसे भी मैं काट देता हूँ यहाँ, 5 1 जा एंड 5 20 टाइम्स, और ये 5 2 जा एंड 5 20 टाइम्स। 20 में जानबूझ के रख रहा हूँ ताकि एलसीएम ठीक हो जाए। तो ये है x प्लस 2y इक्वल्स टू, नीचे जो 20 है वो इधर आएगा, 13 2 जा 26, तो ये 260, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है ना। अब जब ये दो इक्वेशन आ गई तब आपके लिए तो ये काम चुटकी का है कि आप x और y का मान निकाल लें। आपको बहुत साफ साफ दिख रहा है x दोनों जगह कोफिशिएंट 1 है, तो मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो शायद मुझे आराम हो जाएगा। तो सबट्रैक्टिंग, हर जगह आप अपने स्टेप्स को एक्सप्लेन करेंगे। सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, ठीक है ना, 2 फ्रॉम 1, 1 में से मैंने 2 को सबट्रैक्ट किया तो ये माइनस हो जाएगा, x कट गया मेरा, ये माइनस है तो ये आएगा मेरे पास -5y, ये वाला माइनस हो गया, ये 3y ये माइनस में है तो माइनस के 5y बनेंगे, ये भी माइनस हो गया तो -140 और -260 कितना होता है, ये हो जाएगा 400, लेकिन माइनस का। ठीक है। अब इससे y की वैल्यू आपके पास आती है -400 अपॉन 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 8 जा 40, 80, तो y की वैल्यू आई 80, और y क्या है आपका, लेमन सेट का प्राइस, राइट। तो लेमन सेट क्या ओरिजिनल या एक्चुअल प्राइस आपका 80 रुपए है, और इसी तरह अब इस y की वैल्यू को किसी भी एक समीकरण में डालेंगे आप तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1, मैं 1 में डाल रहा हूं इसे, देखते हैं क्या होता है। x -3 टाइम्स ऑफ 80 रुपीज इज इक्वल टू माइनस ऑफ 140, तो ये 3 8 जा 240 होगा x, और ये -140 है, अर्थात x इज इक्वल टू -140, और ये इस तरफ चला जाएगा तो +240, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है प्लस है, और 100 रुपीज। तो आपके पास x मतलब ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ टी सेट इज 100 रुपीज एंड y द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ लेमन सेट इज 80 रुपीज। देखो बच्चों, ये सवाल कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर लिखना, और ये सवाल कई बार बोर्ड के एग्जाम में इस तरह के थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी थोड़ा सा आप देखना होता है कि चैलेंज है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन से आप अवगत हों, राइट। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। आइए, अगला क्वेश्चन भी बहुत कई बार मैंने पेपर में देखा है इसे, और ये शायद आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है। सेकंड क्वेश्चन है ये, प्लेसेस ए एंड बी आर 80 किलोमीटर्स अपार्ट, 80 किलोमीटर्स अपार्ट, दो जगहें हैं, एक का नाम उसने ए और एक बी, ये 80 किलोमीटर के अंतर पर हैं, इनके बीच में जो दूरी है वो 80 किलोमीटर की दूरी है, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से इनके बीच में 80 किलोमीटर की दूरी है, ऑन ए हाईवे, ऑन ए हाईवे, कहने का यहां तात्पर्य ये है कि एक सीधी सड़क पर ये 80 किलोमीटर की दूरी पर है। सॉरी, ये थोड़ा सा इसका फोकस चेंज हो रहा है, लेकिन एनी है कॉपरेट, आगे चलते हैं। ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए एंड another
and another from B at the same time, at the सेम टाइम। मतलब एक समय पे दो गाड़ियां, दो कारें, एक ए से और एक बी से रवाना हुई, ठीक है ना। तो आगे क्या कहता है, यदि ये गाड़ियां इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन, मतलब यदि एक दिशा में वो चलती हैं तो दे मीट इन 8 आवर्स, दे मीट इन 8 आवर्स, 8 घंटे लगते हैं उन्हें, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास बिल्कुल क्लियर आइडिया हो गया कि दो कार हैं, दो जगहें हैं, एक ए है और एक बी है, दोनों के बीच में 80 किलोमीटर का अंतर है और एक ही समय पे दोनों जगह से गाड़ी चली है और एक दिशा में चली है, ठीक है ना। तो एक गाड़ी की स्पीड दूसरी गाड़ी से निश्चित रूप से तेज होगी, तभी तो वो उसे पकड़ पाएगी, ठीक है ना। और उसे पकड़ने में उसे 8 घंटे लगे हैं। यदि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना तो आपको बिल्कुल यहीं से इसी जगह से एक आइडिया हो जाएगा। 8 घंटे में उनके बीच में जो शुरू में 80 किलोमीटर का अंतराल था वो 8 घंटे में कम हुआ। तो 8 घंटे में यदि 80 किलोमीटर का अंतराल या डिफरेंस कम हो रहा है तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर का होगा। 8 से हमने 80 को डिवाइड कर दिया, 10 किलोमीटर का होगा, ठीक है ना। तो यहां से मुझे क्लियर कट आइडिया हो गया कि दोनों गाड़ियों की रफ्तार में, स्पीड में 10 किलोमीटर का अंतर है। मतलब एक गाड़ी 10 किलोमीटर तेज जा रही है दूसरी गाड़ी से। इस तरह से देखिए सोच डेवलप करनी पड़ेगी। दिस इज द वे हाउ यू शुड स्टार्ट थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग इसे कहते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग। फाइन। तो अब यहां क्या हुआ, इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 8 आवर्स एंड इफ दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। अब समझो इसे, पहले तो वो एक दिशा में चल रहे थे, अब अपोजिट चल रहे हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। दे मीट इन 1 आवर, ठीक है ना। फाइंड द स्पीड ऑफ 2 कार्स। दोनों कारों की स्पीड निकालनी है। अब देखिए, पहली बात से मुझे ये पता चल गया कि दोनों कारों की स्पीड में 10 किलोमीटर का अंतर है, ठीक है ना। एक यदि 50 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है तो दूसरी या तो 60 की जाएगी या 40 की। अंतर का मतलब है बड़ा, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, डिफरेंस। फाइन, लेट्स हैव दिस क्लियर इन आवर माइंड। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे की तरफ मूव करके चल रही हैं और स्टार्टिंग में उनके बीच में जो दूरी है वो 80 किलोमीटर की है और जब वो अपोजिट टू ईच अदर चल रही हैं तो 1 घंटे के बाद ही वो मिल जाती हैं। मतलब 1 घंटे में जितना पहली गाड़ी ने ट्रैवल कर लिया, बचा हुआ दूसरी गाड़ी ट्रैवल करती है, तभी वो एक पॉइंट पर आके मिलेंगे। थोड़ा सा सोचो, एनालिसिस करो। इधर से एक गाड़ी चली है ए पॉइंट से और एक गाड़ी चली है बी पॉइंट से। 1 घंटे में ये आई कुछ दूरी पर और एक ही घंटे में दूसरी गाड़ी बाकी की दूरी तय कर कर आई, तभी तो मिलेगी, नहीं तो पीछे। मूविंग इन सेम डायरेक्शन, राइट। जब ये सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो देयर रिलेटिव स्पीड हमें देखनी है, ठीक है ना। समझ में आई आपके बात, यही चीज है इसमें। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट द स्पीड ऑफ 2 cars बी एक्स एंड वाई, ठीक है। अब इसमें से एक कार तेज चल रही है, फाइन।
और एक कार स्लो है। कोई सी भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं और ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। इन द सेम डायरेक्शन। अब जब दोनों गाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हैं तो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, शायद आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, रिलेटिव स्पीड, राइट, या रिलेटिव वेलोसिटी। जब दोनों गाड़ियाँ एक दिशा में चल रही हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड डिफरेंस होगी, ठीक है ना। तो मूविंग इन सेम डायरेक्शन द रिलेटिव स्पीड इज x माइनस वाई। हमें मालूम है एक बड़ा है, मैंने दिमाग में x को बड़ा रखा है और देखिएगा आंसर x बड़ा आएगा, ठीक है ना। ये रिलेटिव स्पीड है। और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस हमारे पास है 80 किलोमीटर का डिफरेंस है उनके बीच में। तो टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड। अब देखिए ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे, अदरवाइज आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये बेसिक्स हैं। इनके बिना इस तरह के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मानिए मेरी बात और खुद चेक करिएगा इसे कि ये कई बार बोर्ड के पेपर में अभी आ चुका है। डिस्टेंस अलग हो जाएगा, थोड़ा बहुत लैंग्वेज अलग हो जाएगी, ए एंड बी की जगह कुछ और कह देगा वो, राइट, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का यही है। तो अब हम यहां टाइम निकालेंगे। टाइम इज डिस्टेंस अपॉन द स्पीड, और इस केस में हम रिलेटिव स्पीड लेंगे। बस ये यहां पर एक गड़बड़ है जहां पर बच्चे प्राय उलझ जाते हैं। सर ये रिलेटिव स्पीड क्या होती है? ठीक है ना, रिलेटिव स्पीड कुछ नहीं होती, इसका मतलब ये एक दूसरे की तुलना में कितना उनकी स्पीड्स में अंतर है, डिपेंडिंग अपॉन इन विच डायरेक्शन दे आर मूविंग, राइट। सपोज दे आर मूविंग अपोजिट टू ईच अदर, तो एक घंटे में वो कितना कवर करेंगे, तो ऐड होगी स्पीड, राइट। अब ये उसने कहा है व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 8 आवर्स। समझे आप इस बात को? तो इससे मेरे पास आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 80 अपॉन 8। ये मैं वहां ले गया और ये यहां ले गया, सारा रीअरेंजमेंट है, और ये आएगा मेरे पास 10, जो कि मेरी पहली इक्वेशन कहलाएगी। इसके बाद इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं कारें, द रिलेटिव स्पीड इज x प्लस वाई। डिस्टेंस तो आपका सेम है, वही 80, तो टाइम बिकम्स 80 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 आवर। और यहां से मेरे पास आ जाएगी एक दूसरी इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 80। ये है इक्वेशन नंबर 2। जहां ये दो इक्वेशन आई फिर तो आप ये समझिए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब इसमें कुछ नहीं रहा, जस्ट आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए और आपके पास आंसर है, ठीक है ना। अब मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दूं क्योंकि मुझे y माइनस और y प्लस दिखाई दे रहा है, ताकि ऐड करूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2, वी विल गेट x प्लस x इज 2x, y तो कैंसिल हो जाएगा, 10 प्लस 80 इज 90, जिससे हमें x की वैल्यू 90 अपॉन 2 दैट इज 45 मिल जाएगी, ठीक है ना। अब जैसे ही x आया किसी भी इक्वेशन में आप डाल दीजिए, आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। मान लीजिए मैं इसे फर्स्ट में डालता हूं तो, या सेकंड में डालता हूं, चलिए पुटिंग इन सेकंड, पुटिंग इन इक्वेशन 2, ये x की वैल्यू आई है, x की जगह डालूंगा 45 प्लस y बराबर 80। तो इससे मेरे पास y बराबर 80 माइनस 45, फाइन, जो कि 80 माइनस 45 क्या होगा, 35, ठीक है ना। तो x पहली कार की स्पीड है जो 45 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की है 35 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा था ना दोनों में डिफरेंस है 10 किलोमीटर पर आवर का, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 45
किलोमीटर पर आवर और y 35 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया। अब देखो बच्चों, मैं एक बार फिर आपसे यही कह रहा हूँ, बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, वर्किंग पर भी आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है ना। आपका प्रेजेंटेशन भी मायने रखता है आपको अच्छे नंबर दिलाने के लिए, ठीक है ना। अब एक और थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन मेरे पास है, और ऐसा क्वेश्चन भी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बार बार आता है, कई बार आ जाए तो आप परेशान ना हो, इसे भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मैं चाहूँगा कि जिस तरह के क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत लंबे वीडियो नहीं है, 2 या 3-4 क्वेश्चन से ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि समझाने में शायद मैं थोड़ा सा स्लो भी हूँ, और मुझे अंदाज़ा नहीं है कि मुझे अपने आप को थोड़ा फास्ट करूँ या क्या। मैं ये नहीं चाहता कि किसी स्टूडेंट को समझने में दिक्कत हो। तो आप जैसा आपको महसूस होता है, आप कमेंट में अवश्य लिखिए, ताकि उस हिसाब से हम आगे बढ़ सकें, ठीक है ना। और जो लोग नए हैं चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और क्रिटिसाइज़ भी अवश्य करें, ठीक है ना। उससे हमें पता चलेगा कि हम कहाँ और सुधार कर सकते हैं, और जितना हो सके अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ two liquids are mixed, if two liquids are mixed, मतलब दो द्रव्यों को आपस में मिलाया गया है इन रेशियो 3:2, 3:2 के अनुपात में दो तरल को आपस में मिलाया गया है और एक मिक्सचर तैयार किया गया है, ठीक है ना। द मिक्सचर weighs 1.04 ग्राम पर सीसी। अभी मैं इसे समझा दूंगा। while if they are mixed in ratio 5:3, the mixture weighs 1.05 grams पर सीसी, ठीक है। फाइंड द वेट, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द वेट ऑफ ईच लिक्विड पर सीसी। क्वेश्चन क्या कहता है, दो लिक्विड आपस में मिक्स कर एक मिश्रण तैयार किया गया है और उन्हें मिलाने का अनुपात है 3.2, राइट। 3:2 के अनुपात में ये दो लिक्विड मिलाए गए हैं और उस मिश्रण का वेट है 1.04 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सीसी मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। तो एक क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट है 1.04 ग्राम्स, राइट। और यदि उन लिक्विड्स को 5:3 के रेशियो में मिलाया जाए तो मिक्सचर का वेट 1.05 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या पर क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। तो हमें अलग अलग दोनों लिक्विड का वेट प्रति घन सेंटीमीटर निकालना है, ठीक है ना। तो जो चीज़ हमें निकालनी है हम उसे मान लेते हैं। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आते हैं, लेकिन इससे मिलते जुलते जरूर आते हैं। अब यहाँ दो लिक्विड है, कोई भी दो चीज वो ले सकता है, ठीक है ना। अब लेट द वेट पर सीसी प्रति घन सेंटीमीटर ऑफ
one liquid is x and other is y. ध्यान रहे प्रति घन सेंटीमीटर लिया गया है, ठीक है ना। अब बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3:2, राइट, के रेशियो में उन्हें मिलाया गया है। मतलब यदि x 3 है और तो y 2 है, राइट। यदि वॉल्यूम लेता हूं मैं तो 3 घन सेंटीमीटर x और 2 घन सेंटीमीटर मैंने y का लिक्विड लिया है और मिलाया है तो ये कुल मिला के 5 घन सेंटीमीटर हो गया, राइट। और 1 घन सेंटीमीटर का वेट उसने मुझे दिया है 1.04, तो ये होगा मेरे पास 1.04 गुणा 5। यहां पर बस यही एक पॉइंट है जहां पर प्राय मैंने ज्यादातर बच्चों को गलती करते देखा है इस तरह के क्वेश्चंस में। 10 में से 9 बच्चे गलत करते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा 5.2, मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह दूसरी स्थिति क्या है, इसके 5 भाग हैं और इसके 3 भाग हैं और अब जो वजन है 1.05 है, लेकिन ये 5 भाग है, ये 3 भाग है, कुल मिला के 8 भागों का मिश्रण है, जिसमें से दिया गया है कि एक भाग का वजन 1.05 है। तो इसे मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये आएगा मेरे पास 8.4। ये मेरे पास 2 समीकरण बनकर तैयार है। तो इक्वेशन आपके पास आ गई। अब तो कुछ नहीं है, आप इसे सॉल्व कर लीजिए और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, यदि मुझे y को एलिमिनेट करना है तो पहली इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरी को 2 से। क्या आया मेरे पास, 3 3 9, 3 2 6 y प्लस 3, ये आएगा 15.6। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया गया है। अब 2 से मैंने इसे किया, 10x प्लस 2 3 6y और इसको 2 4 8 एंड 16। फाइन। अब इसे सब्ट्रैक्ट किया। देखो बच्चों, वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह मैं डिटेल लिख रहा हूं। मैं चाहूं तो ये डिटेल ना लिखूं और जल्दी जल्दी 2 की जगह 4 क्वेश्चन इतने ही समय में कर लो, कोई जल्दी नहीं है। तसल्ली से इत्मीनान के साथ हर स्टेप को समझने की कोशिश करो। मैं बहुत तेज भाग भी नहीं रहा हूं, ठीक है ना। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस 6y और माइनस 6y कैंसिल हो जाएगा। यहां पर 9 में से माइनस 10 है तो माइनस x आएगा, और यहां 15 और माइनस 16 है तो माइनस ही आएगा। 8 में से 6 माइनस हुए तो 2 बचे आपके, और 16 में से 15 माइनस हुए तो 1 बचा। तो अब आपके पास x इज इक्वल टू 1.2, मतलब जो x लिक्विड था उसके प्रति घन सेंटीमीटर का वजन 1.2 है। ग्राम, 2 ग्राम, ऑफ कोर्स, डोंट फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इस x की वैल्यू कहीं भी लगा दो, पहली में या दूसरी। मैंने पहली में लगाने की सोची है। पुटिंग इन इक्वेशन 1, x की जगह 3 times of 1.2 plus twice of y is equal to 5.2, right? That gives me y equals to, twice of y equals to 5.2 minus 3 to the 6, that is 3.6. फाइन। इसको जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो ये आएगा 6 और यहाँ बचा 4 1। फाइन।
2y की वैल्यू है 1.6, तो y की वैल्यू होगी 1.6 डिवाइडेड बाई 2 जो आएगा 0.8। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई 0.8 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, प्रति घन सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों, इस सेशन में यही हम इसे समाप्त करेंगे और उम्मीद है जो मैं क्वेश्चंस आपके साथ प्रति सेक्शन में डिस्कस करता हूं, आप थोड़ा सा टाइम निकाल के उन्हें अपने लेवल पे भी अवश्य प्रैक्टिस करें, अन्यथा बेकार है ये सब, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में एक अगले कॉन्सेप्ट के साथ या एक और नई चीज के साथ। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बेस्ट ऑफ लक to each and everyone till we meet the next. Bye bye for now.